नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, मैं अजीत आपके लिए एक ही वीडियो में साइंस के 100 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। पिछले कई वर्षों से जो भी रेलवेज के एग्जाम हुए हैं उनमें साइंस के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन प्रश्नों को मैंने इस वीडियो में लिया है। 100 प्रश्न सिलेक्टेड है। विद इन 10 मिनट्स में आपके लिए 100 क्वेश्चंस पढ़ा दूंगा। स्पीड में पढ़ाऊंगा तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, अंत तक देखिएगा। आपकी स्कोरिंग अच्छा करने में ये क्वेश्चंस आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। न्यूनतम संभव तापमान जो है कितना होता है? तो न्यूनतम संभव तापमान जो है 0 डिग्री केल्विन अथवा -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। स्वतंत्रता पूर्वक गिरते पिंड का भार क्या होगा? तो स्वतंत्रता पूर्वक गिरते पिंड का भार 0 होता है। गुरुत्वाकर्षण बल किस दिशा में काम करता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है पृथ्वी के केंद्र की ओर काम करता है। 1 किलोग्राम भार जो है कितने न्यूटन के बराबर होता है? तो 1 किलोग्राम भार 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह का नाम क्या है? तो पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह का नाम चंद्रमा है। पृथ्वी के तल से ऊपर जाने पर जी के मान में क्या प्रभाव पड़ता है? तो पृथ्वी के तल से ऊपर जाने पर जी का मान जो है घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पृथ्वी तल से नीचे जाने पर जी के मान में क्या प्रभाव पड़ता है? तो पृथ्वी तल से नीचे जाने पर जी का मान घट जाता है। ठोस, द्रव अथवा गैस के किस पदार्थ में ऊर्जा जो है अधिकतम होती है? तो ठोस, द्रव और गैस, इन तीनों में से गैस में जो है ऊर्जा अधिकतम होती है। दो वस्तुओं के बीच की दूरी दोगुना कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल पहले का कितना हो जाएगा? तो दो वस्तुओं के बीच की दूरी अगर दोगुनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल जो है पहले की अपेक्षा 1/4 हो जाएगा। अधिकतम कार्य करने के लिए बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना होना चाहिए? तो अधिकतम काम करने के लिए बल और विस्थापन के बीच का कोण जो है 0 होना चाहिए। एक स्प्रिंग को लंबाई की दिशा में दबाने पर उसमें किस प्रकार की ऊर्जा संचित हो जाती है? तो एक स्प्रिंग को लंबाई की दिशा में दबाने पर उसमें प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा जो है संचित होकर रह जाती है। आपेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या होता है? तो आपेक्षिक घनत्व का मात्रक कोई भी नहीं होता है। राइट आंसर हो जाएगा। गैसों में किस प्रकार की तरंगें उत्पन्न हो सकती है? तो गैसों में अनुदैर्घ्य तरंगें उत्पन्न हो सकती हैं। ध्वनि का वेग अधिकतम किस माध्यम में होता है? तो ध्वनि का वेग अधिकतम स्टील अथवा ठोस में सबसे ज़्यादा होता है। किसी तरंग के लिए उसकी चाल, तरंगदैर्घ्य तथा आवृत्ति के बीच में संबंध क्या होगा? तो उस तरंग की चाल जो है आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य का गुणनफल होती है। मनुष्य द्वारा सुनी जाने वाली तरंगों की आवृत्ति का प्रयास क्या है? तो मनुष्य के द्वारा जो तरंगें सुनी जा सकती हैं वो श्रव्य तरंगें होती हैं और ये 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की होती हैं। सरल आवर्त गति करने वाले कण का न्यूनतम वेग कहाँ पर होता है? तो सरल आवर्त गति करने वाले कण का न्यूनतम वेग जो है अधिकतम विस्थापन की अवस्था में होता है। ठोस किस प्रकार की तरंग उत्पन्न कर सकती है? तो ठोस केवल अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न कर सकती है। ध्वनि का वेग सर्वाधिक किसमें होता है? तो ठोसों में ध्वनि का वेग जो है सर्वाधिक होता है। अनुदैर्घ्य तरंगों के माध्यम के कण किस प्रकार कंपन करते हैं? तो अनुदैर्घ्य तरंगों के माध्यम के कण तरंग की दिशा के समानांतर कंपन करते हैं। अनुप्रस्थ तरंगों के माध्यम के कण किस प्रकार कंपन करते हैं? तो अनुप्रस्थ तरंगों के माध्यम के कण जो हैं तरंग की दिशा के लंबवत दिशा में कंपन करते हैं। घड़ी में मिनट वाली सुई का आवर्तकाल कितना होता है? तो घड़ी में मिनट वाली सुई का आवर्तकाल 60 मिनट का होता है। गुप्त ऊष्मा का मात्रक क्या होगा? तो जूल प्रति किलोग्राम गुप्त ऊष्मा का मात्रक होता है। ध्वनि तरंगें कौन सी तरंगें होती हैं? तो यांत्रिक तरंगें कहलाती हैं ध्वनि तरंगें। लोलक का द्रव्यमान बढ़ाने पर उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो लोलक का द्रव्यमान बढ़ाने पर उसके आवर्तकाल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रत्ययन बल की दिशा क्या होती है? तो सदैव माध्यम की स्थिति की ओर प्रत्ययन बल की दिशा होती है। पृथ्वी के केंद्र पर सरल लोलक का आवर्तकाल क्या होगा? तो पृथ्वी के केंद्र पर सरल लोलक का आवर्तकाल, पेंडुलम का आवर्तकाल अनंत होता है। किसी लोलक घड़ी को या पेंडुलम घड़ी को पहाड़ अथवा खदान में ले जाने पर आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आवर्तकाल बढ़ने के कारण घड़ी सुस्त हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। क्या किसी कृत्रिम उपग्रह में पेंडुलम वाली घड़ी उपयुक्त की जा सकती है? तो बिल्कुल भी नहीं। कृत्रिम उपग्रह में पेंडुलम की घड़ी उपयुक्त नहीं हो सकती है। सामान्य पदार्थों में किस प्रकार की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है? तो सामान्य पदार्थों में जल की विशिष्ट ऊष्मा जो है सबसे अधिक होती है। जूल तथा कैलोरी में क्या संबंध होता है? तो 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल के बराबर होती है। स्वस्थ मनुष्य का ताप डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में क्या होगा? तो स्वस्थ मनुष्य का तापमान शरीर का जो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना किस प्रकार की ऊर्जा रूपांतरित करती है? तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण घटना में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है।
एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं कैसी होती हैं? तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं जो है परस्पर समांतर तथा समदूरस्थ होती हैं। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए कौन सी युक्ति काम ली जाती है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए विद्युत मोटर का प्रयोग करते हैं। क्या चुंबक के ध्रुव स्वतंत्र रूप से चल सकते हैं? तो चुंबक के ध्रुव स्वतंत्र रूप से नहीं चल सकते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति क्या है? तो विद्युत जनित्र, जिसको डायनेमो भी कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। विद्युत हीटर का तंतु किसका बना होता है? तो विद्युत हीटर का तंतु जो है नाइक्रोम धातु का बना होता है। सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? तो सबसे हल्की धातु लिथियम होती है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से घींघा नामक रोग हो जाता है। कार्बन का कौन सा अपर रूप विद्युत तथा ऊष्मा का सुचालक है? तो कार्बन का अपर रूप ग्रेफाइट जो है विद्युत और ऊष्मा दोनों का ही सुचालक है। तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त गैस कौन सी है? तो तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए हाइड्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं। वर्षा का जल कैसा पानी होता है? तो वर्षा का जल जो है मृदु जल कहलाता है, मृदु पानी कहलाता है। किसी द्रव को गर्म करने पर वाष्प में परिवर्तित करना, फिर उसे ठंडा करके द्रव में परिवर्तित करने की प्रक्रिया, ये क्या कहलाती है? तो ये आसवन विधि कहलाती है। समुद्र के जल को आसवन की विधि के द्वारा शुद्ध करके पिया जा सकता है। ऑक्सीजन किसी तत्व से क्रिया करके क्या बनाती है? तो ऑक्सीजन किसी भी तत्व से क्रिया करके ऑक्साइड का निर्माण करती है। जल से भी हल्की धातु कौन सी है? तो सोडियम जल से भी हल्की धातु है। कौन सी धातु साधारण ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो पारा साधारण ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। रबड़ किस में घुल सकता है? तो रबड़ जो है एथेनॉल में घुल सकता है। मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई धातु कौन सी थी? तो मनुष्य के द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई धातु तांबा थी। सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है? तो सबसे हल्का तत्व जो है हाइड्रोजन होता है। वायु की मुख्य अशुद्धि क्या है? तो वायु में मुख्य अशुद्धि कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए काफ़ी उत्तरदायी होती है। आसुत जल विद्युत का कैसा होता है? तो आसुत जल विद्युत का कुचालक होता है। वह धातु जो केवल अम्ल से क्रिया करती है कौन सी है वो? तो सोना केवल अम्ल से क्रिया करती है। जल का घनत्व कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है? तो जल का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है। जी का मान भूमध्य रेखा पर ध्रुवों की तुलना में कितना होता है? तो जी का मान भूमध्य रेखा पर ध्रुवों की तुलना में कम होता है। पृथ्वी के केंद्र में जी का मान कितना होता है? तो पृथ्वी के केंद्र में जी का मान 0 होता है। घुमावदार तार में कौन सी ऊर्जा होती है? तो एक स्प्रिंग की बात हो रही है, तो घुमावदार तार में जो है स्थितिज ऊर्जा संचित रहती है। वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र कहाँ पर होता है? तो वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र जो है वलय के केंद्र पर होता है। मेज पर पड़ी पुस्तक किस प्रकार का संतुलन होता है? मेज पर अगर कोई पुस्तक रखी हुई है तो वह एक स्थायी संतुलन का उदाहरण है। किसी पिंड का भार किस बिंदु पर काम करता है? तो किसी भी पिंड का भार उसके गुरुत्व केंद्र पर काम करता है। यदि बल की क्रिया रेखा अक्ष से गुजरती है, बल की क्रिया रेखा अक्ष से गुजरती है तो उसका आघूर्ण क्या होगा? तो यदि बल की क्रिया रेखा अक्ष से होकर गुजरती है तो उसका आघूर्ण 0 होगा। चिमटा किस वर्ग का उत्तोलक है? तो चिमटा तृतीय वर्ग का उत्तोलक है। द्वितीय वर्ग के उत्तोलक का उदाहरण कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। किसी वस्तु का भार किस उपकरण द्वारा ज्ञात कर सकते हैं? तो किसी वस्तु का भार जो है कमानीदार तुला के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान किस उपकरण द्वारा ज्ञात कर सकते हैं? तो किसी वस्तु का द्रव्यमान जो है भौतिक तुला के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। किसी वस्तु का भार जिसे W से दर्शाया जाता है, द्रव्यमान जिसे M से दर्शाया जाता है और गुरुत्वीय त्वरण जिसे G से दर्शाया जाता है, इसमें क्या संबंध होगा? तो भार बराबर द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण का गुणनफल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा किन राशियों पर निर्भर करती है? तो किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा जो है पिंड के द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है। कौन सी धातु नाइट्रोजन गैस से जलती है? तो मैग्नीशियम जो है नाइट्रोजन के संपर्क में आने पर जलने लगती है। पीला फास्फोरस को किसमें और क्यों रखा जाता है? तो पीले फास्फोरस को पानी में आग लगने से बचाने के लिए रखा जाता है। थर्मामीटर में किस धातु का प्रयोग करते हैं? तो थर्मामीटर में पारे का प्रयोग किया जाता है। प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस कैसे बनाई जाती है? तो पोटेशियम क्लोरेट से प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस जो है बनाई जाती है। किसकी मदद से अम्लराज बनता है? तो नाइट्रिक एसिड की मदद से अम्लराज बनता है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। जो पदार्थ जल में विलय होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो जो पदार्थ जल में विलय होकर घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं उन्हें अम्ल कहा जाता है। क्षार जल में विलय होकर क्या देता है? तो क्षार जल में विलय होकर हाइड्रोक्साइड आयन देता है। पीतल धातु बनाने के लिए जस्ते के साथ में कौन सी धातु मिलाते हैं? तो पीतल धातु बनाने के लिए जस्ते के साथ में तांबा धातु को मिलाया जाता है।
दूध का फटना कैसा परिवर्तन है? तो दूध का फटना रासायनिक परिवर्तन है। जल का वाष्प में परिवर्तन होना कैसा परिवर्तन है? तो जल का वाष्प में परिवर्तित होना भौतिक परिवर्तन है। जल का शुद्धतम रूप क्या है? तो वर्षा का जल जल का शुद्धतम रूप है। यूरिया खाद से पौधों को कौन सा तत्व मिलता है? तो यूरिया खाद से पौधों को नाइट्रोजन मिलता है। खाने वाले नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो खाने वाले नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है। माइका किस काम में ली जाती है? तो माइका विमान उद्योग में प्रयोग किया जाता है। माइका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अक्रिय गैसों में कौन सी वायु में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो ऑर्गन जो है एक अक्रिय गैस है और वायु में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। ईंधन गैस कौन सी गैस कहलाती है? तो ईंधन गैस प्रोड्यूसर गैस के नाम से भी जानी जाती है। किसी खनिज के अयस्क को वायु की उपस्थिति में अत्यधिक गर्म करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो किसी खनिज के अयस्क को वायु की उपस्थिति में अत्यधिक गर्म करने की प्रक्रिया भस्मीकरण के नाम से जानी जाती है। पुताई में काम आने वाले चूने का सूत्र क्या है? तो CaO पुताई में काम आने वाले चूने का रासायनिक सूत्र है। रक्त को बहने से रोकने के लिए किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग करते हैं? तो रक्त को बहने से रोकने के लिए फिटकरी का प्रयोग करते हैं। फिटकरी का रासायनिक सूत्र क्या है? कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। वायु प्रदूषकों में अधिकतम हानिकारक गैस कौन सी है? तो वायु प्रदूषकों में अधिकतम हानिकारक गैस कार्बन मोनोऑक्साइड है। कांसा किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो कांसा तांबा और टिन का मिश्रण है। सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयोग करते हैं? तो सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन गैस का प्रयोग होता है। वनस्पति घी के निर्माण में किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो वनस्पति घी के निर्माण में हाइड्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं। मिश्र धातु पीतल में कौन से घटक होते हैं? तो कॉपर और जिंक मिश्र धातु पीतल के मुख्य घटक हैं। एल्यूमिनियम का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है? तो बॉक्साइड एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जानते हैं। अम्ल और क्षार मिलाकर क्या बनते हैं? तो अम्ल और क्षार मिलाकर लवण बनते हैं। हमारे शरीर में भोजन को पचाने और अवशोषित करने वाला मुख्य अंग क्या है? तो हमारे शरीर में भोजन को पचाने के लिए और अवशोषित करने के लिए छोटी आंत उपस्थित होती है। युवा मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो युवा मनुष्य का हृदय जो है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाओं का मुख्य काम क्या है? तो शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाओं का मुख्य काम शरीर को रोगों से बचाना होता है। किस मच्छर के काटने से मलेरिया बुखार हो जाता है? तो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया बुखार हो जाता है। जीवित कोशिकाओं में रहकर किसकी संख्या बढ़ती है? तो जीवित कोशिकाओं में रहकर वायरस की संख्या बढ़ती है। बीज के अंकुरण के लिए क्या ज़रूरत है? तो बीज के अंकुरण के लिए नमी और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों देखिए, मैंने आपके लिए 100 क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए। वीडियो को अपने ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और भी दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे हमारी मेहनत सफल हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और अगर आप हमारे वीडियोस टाइम टू टाइम पाना चाहते हैं तो बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। चैनल पर डे अलग अलग सब्जेक्ट के 3 वीडियो अपलोड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन कराने के लिए। तो इन वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करके ऑल वाला बटन ज़रूर दबा देना बेल आइकन क्लिक करने के बाद में। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और कमेंट करके अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो ज़रूर पूछिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।